मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर की। तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र है आचार्य महाराज उमा स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरे अध्याय की चर्चा हमारी चल रही है। तीसरे अध्याय में जीव तत्व का ही वर्णन चल रहा है, लेकिन वो जीव संसार में लोक में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, उनके रहने का स्थान क्या है, तो उस स्थान की चर्चा यहाँ पर बताई जा रही है। सबसे पहले लोक का सामान्य स्वरूप हम देख रहे हैं, सूत्र अभी प्रारंभ नहीं किए हैं। और लोक का सामान्य स्वरूप कि जो जहाँ पर छहों द्रव्य पाए जाते हैं ऐसे स्थान को लोक कहते हैं। और इन लोक का विभाजन मुख्य रूप से 3 रूपों में किया है। अनेक प्रकार से विभाजन हमने देखा है, लेकिन मुख्य भेद 3 है: अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। और जो ये लोक है, ये लोक चारों ओर से किसके आधार पर टिका हुआ है? बोलिए सारिका जी, ये लोक किसके आधार पर टिका हुआ है? सारिका जी नाटा। हवा के आधार पर। हवा के आधार पर, बढ़िया। उस हवा को क्या कहते हैं, क्या नाम दिया है यहाँ पर? तीन तरह की हवा है, हम्म, धनोधति, घनवात और तनुवात। बढ़िया। 3 हवा के, हवा भी कैसी है? हवा के घेरे हैं। और वो भी कैसी है? एक तो घनोदधी वात वलय, एक घन वात वलय, और तीसरा है तनु वात वलय। तो ये घनोदधी, कल किसी का प्रश्न था, है भी वो? किन्ने पूछा था? हाँ नीता जी, ठीक है। घनोदधी वात वलय किसे कहते हैं? देखिए, जो अपने ये जहाँ सूत्र चालू हो रहे हैं ना तीसरे अध्याय में, वहां पे दिए भी हैं इसके पहले ही सूत्र के नीचे। घनोदधी वात वलय जिसमें घना पानी और घनी वायु हो। घन उदधी शब्द से देखेंगे, घनोदधी। घन यानी घना, ठोस। घन किसे कहते हैं? ठोस को घन कहते हैं। तो ठोस यानी घना यानी ठोस। और उदधी वात वलय, उदधी यानी होता है पानी, वात यानी वायु। तो घना पानी है, घनी वायु है, उसका घेरा। तो ऐसी वायु और पानी से मिली हुई स्थिति को क्या बोलते हैं? वाष्प। वाष्प बोलते हैं, उसमें हवा भी है, पानी मिला हुआ है। जैसे बादल होते हैं, समझ लो, तो बादल पानी भरे हुए कहते हैं। ऐसे हवा भी वो पानी मिश्रित हवा है। नमी वाली हवा नहीं होती बारिश के दिनों में, जिससे सीम जाते हैं सब, ऐसा। तो वो नमी वाली मतलब उस हवा में पानी भी है। तो घनी हवा और घनी पानी सहित जो घेरा है वो कहलाता है घनोदधी वात वलय। और इनके बाकायदा, क्योंकि ये पौद्गलिक है, तो इनके कलर बताए गए हैं। घनोदधी वात वलय का कलर गोमूत्र के समान पीला, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। किसने देखा? किसने देखा है? ये कौन कौन देख कर आया? इतने दिन से मैंने बता दिया, आप लोग घूम के आए कि नहीं? किसने देखा है? बोलिए ललतेश जी, किसने देखा है?
किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा? हाँ। किसी ने नहीं देखा? अरे, फिर किसी ने भी नहीं देखा तो हमको कैसे पता? फिर हम जो कह रहे हैं वो तो फिर झूठ हो जाएगा। किसी ने भी नहीं देखा तो बोलिए मंजुला जी। सर्वज्ञ भगवान, अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सर्वज्ञ भगवान है ना, केवल ज्ञान में उन्होंने देखा है। इनके अलावा और किसी ने देखा है क्या? इनके अलावा और किसी ने, हाँ कि ना? पहले तो ये बता दें देखा है कि नहीं देखा है। ना वाले जवाब आ रहे हैं, हाँ वाले भी आ रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं क्या करें, जवाब ही नहीं दे रहे। किसने देखा है इनके अलावा? बोलिए अर्चना जी। आगम चक्षु से देखा, हमने भी आगम से जाना है। फिर से बोलिए, आवाज अच्छे से नहीं आई। आगम चक्षु से हमने भी जाना है इसको, तो इसलिए हमने भी इसको देखा। आगम, आगम के माध्यम से हमने जाना है ना, तो इस अपेक्षा से हमने देखा है। अभी आगम को छोड़ दीजिए, प्रत्यक्ष और किसी ने भी देखा है क्या? प्रत्यक्ष, केवली भगवान के अलावा प्रत्यक्ष, बोलिए रेणु जी। श्रुत केवली अवधि ज्ञानी। हाँ, शुद्ध केवली तो वही द्वादशांग के पाठ में अवधि ज्ञानी मुनिराज, अवधि ज्ञानी। जो सर्वावधि परमावधि ज्ञानी है ना, वो अवधि ज्ञानी पौद्गलिक है ना, पुद्गल को विषय बनाता है, रूपेशु अवधि, रूपी पदार्थ है, अवधि ज्ञान का विषय है। तो अवधि ज्ञानी, अवधि ज्ञानी सभी नहीं, जो टॉप क्वालिटी का अवधि ज्ञान है वो निभा लेंगे मुनिराजों को ही होता है। वो लोक के अंत तक इसको जान सकते हैं। बोलिए मंजुला जी। भाभी जी, जब ये पौद्गलिक है तो हमारे आसपास जो हवा है वो क्यों नहीं दिखती हमें? तो हमारे आसपास जो हवा है, एक तो हमारी आंखों की ताकत इतनी नहीं है, मतलब इंद्रिय ज्ञान है ना, और फिर भी आंखों से दिखे जरूरी नहीं, पर इंद्रियों से पकड़ में तो आती है, हमको फील में आती है, स्पर्शन इंद्रिय से हवा हमको पकड़ में आती है। अब उसका कलर वगैरह हमको क्यों नहीं दिखता है? कि अब वो अपने सूक्ष्म ज्ञान की कमजोरी है, कि वहां हमको कलर नहीं दिखता है उसका। कलर तो है उसमें भी, कलर तो उसमें भी है, लेकिन वो हमारे सूक्ष्म ज्ञान की कमजोरी है कि हमको दिख नहीं पाता है। क्यों? हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उसमें कलर है? बताओ। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उसमें रंग है? कैसे है? क्या क्या दावा कर सकते हैं? आप कोई लॉजिक बताएंगे? कभी कभी दिखता है ना। नहीं, दिखता तो कभी नहीं है, दिखता तो कभी नहीं है। सुनीता आंटी बोल रहे हैं, बोलिए। क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध है, पुद्गल की पर्याय है, इसलिए मतलब उसमें है, हम जानते हैं। आपने बात तो सही बताई, लेकिन बस उसका प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं हुआ। क्योंकि उसमें स्पर्श है, और जिसमें स्पर्श होता है यानी वो पुद्गल होता है, तो पुद्गल का एक गुण जिसमें है, उसमें रस भी होगा, गंध भी होगी, वर्ण भी होगा ही होगा, क्योंकि उसमें स्पर्श है। तो जहाँ स्पर्श है वहां वर्ण भी होगा ही, इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उसका कलर होगा, है। होगा मतलब संभावना नहीं, उसका कलर है, उसमें गंध है, उसमें रस। हवा का स्वाद लिया कभी किसी ने? क्या आनंद तो लेते रहते हैं हम ठंडी हवा का, एसी के सामने ही बैठे हैं, लेकिन ऐसे स्वाद कि उसमें रस है कि नहीं, जीभ वाला, कि वो भी क्योंकि पुद्गल है ना। अब ये हमारी कमजोरी है, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। हम तो पानी का ही रंग नहीं बता पाते, हमारी तो कमजोरी इतनी है। पानी का रंग पूछो तो नहीं बताए, घी का स्वाद पूछो तो नहीं बता पाए, हमारी तो स्थिति ऐसी है। लेकिन ये लॉजिक है, और ये लॉजिक मतलब ये वास्तविक है, कि जहां एक गुण पाया जा रहा है किसी द्रव्य का, तो वहां उसके सभी गुण होंगे ही होंगे। अब कोई गुण प्रमुख है? कोई नहीं है। जीव में केवल ज्ञान दिखाई देता है मुख्य रूप से, उस ज्ञान से ही जीव को पकड़ते हैं, पकड़ते हैं मतलब पहचानते हैं। बाकी सारे गुण दिख रहे हैं क्या अनंत? अभी देख के बताओ, इतनी सारी शक्तियां पढ़ेंगे अपन, त्यागोपादान दिखाओ, अकार्य कारणत्व दिखाओ, ये दिखना विखना कुछ नहीं, केवल ज्ञान। इसीलिए ज्ञान मात्र पहले कह दिया था, ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, उसी से पकड़ में आता है। तो जहां पुद्गल का एक गुण है वहां पे बाकी गुण होंगे। चलिए, तो अपनी तो बात चल रही है वात वलय की, घनोदधि वात वलय।
घन वात वलय, घन यानी वही ठोस, वात यानी वायु, वलय यानी उसका घेरा। तो जो ठोस हवा का घेरा है वो कहलाता है घन वात वलय, ये है बीच में। घनोदधि वात वलय है लोक के टच होता हुआ, लोक के इनर साइड में। और घन वात वलय है वो बीच में है, उसका रंग है मूंग के समान हरा। और फिर तीसरा है तनु, तनु वात वलय, तनु का मतलब होता है पतला, और वात यानी वायु, वलय यानी उसका घेरा। तो पतली हवा का घेरा वो कहलाता है तनुवात वलय, और वो विविध रंगों वाला है, कलर्ड है, अलग अलग अनेक प्रकार के विचित्र रंग वाला वो तनुवात वलय है। अब इसमें से बताइए तीनों वात वलयों में पानी कौन से वलय में है? पानी कौन से वात वलय में है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में? नंबर से सबको जवाब देना है। बढ़िया, सबको समझ में आ गया। पहला जो है घनोदधि वात वलय, पहला अपन इधर से ही गिनते हैं, उसमें पानी नहीं है। बाकी के जो दो वात वलय हैं वो केवल हवा के घेरे हैं, एक घनी हवा है, एक पतली हवा है, दोनों हवा के घेरे हैं। अब इसमें थोड़ा ये एक पॉइंट ही और रह गया है तो वही बता देती हूँ, जिनको याद रहे लिखना हो लिख लें। क्यों छोड़े अपन इतना सा, कि वो जो लोग चारों तरफ से ऐसा कवर है वात वलय से, तो उसकी मोटाई कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी है, इतना इसमें और है। तो सबसे नीचे लोक के सबसे नीचे क्या बोलेंगे, आधार की तरफ, अधोलोक के अंत में, वहां पर तीनों वात वलयों की मोटाई है 20-20 हजार योजन। लोक के तल भाग, बॉटम, बॉटम जो है तल भाग, वहां तल भाग में तल भाग में लोक के ये वात वलयों की मोटाई वो 20-20 हजार योजन है। फिर जब ऊपर चलेंगे, साइड में आएंगे, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो चित्र दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये जो तल समझ रहे हैं, बॉटम, कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? कर्सर दिखाई दे रहा है? ये जो है नीचे नीचे वाला, ये बॉटम, यहाँ तो 20-20 हजार योजन होते हैं। और फिर जो इधर साइड में आएंगे, इधर की दोनों ओर, सातवीं नरक पृथ्वी के दोनों ओर, इधर साइड्स में, यहाँ पर इनकी मोटाई है 7 योजन, 5 योजन और 4 योजन। यानी घनोदधि 7 योजन मोटा, घन वात वलय 5 योजन मोटा, और तनु वात वलय 4 योजन मोटा। लोक के तल में तीनों वात वलयों की मोटाई 20-20 हजार योजन है। और फिर सातवें नरक के साइड्स में, दोनों दोनों साइड्स में, सातवें नरक की तरफ साइड्स में, वहां पर इनकी मोटाई है 7 योजन, 5 योजन और 4 योजन। और फिर जैसे जैसे ऊपर चलेंगे, सातवें नरक से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो इन तीनों वातवलयों की मोटाई कम 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 होती जाएगी, जैसे लोक की चौड़ाई घटती जा रही है। चित्र भी देखते जाइए आप लोग साथ में। जैसे ये लोक की चौड़ाई नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है, जैसे चौड़ाई घट रही है, वैसे ही वात वलयों की मोटाई भी घट रही है। आप चित्र को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये येलो लेयर यहाँ नीचे मोटी है, और फिर आगे जाते 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 पतली हो रही है, मध्य लोक तक जा रहे हैं। बीच में ग्रीन लेयर दिख रही है, वो नीचे थोड़ी चौड़ी है, और ऊपर बिल्कुल पतली 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 होती जा रही है। और फिर लास्ट में कलर्ड वाली लेयर दिख रही है, वो नीचे की तरफ चौड़ी है और फिर ऊपर जाते जाते पतली। कर्सर दिख रहा है ना बराबर आप लोगों को, जहां मैं दिखा रही हूँ? तो जो 7 योजन, 5 योजन और 4 योजन मोटाई बताई है, ये सबसे मतलब सबसे नीचे साइड्स में, सबसे नीचे बॉटम में, नीचे तल समझ में आ रहा है आपको? जैसे इधर देखिए, जैसे ये है, समझ लीजिए ना, ये लोक का आकार कोई बात नहीं, पर ऐसा है। तो यहाँ जो वात वलयों की मोटाई है, ये तो है 20-20 हजार यूनिट, ठीक है, ये है तल। और फिर ये सातवें नरक का साइड है, तो यहाँ साइड्स में 7 योजन, 5 योजन और 4 योजन मोटाई। और फिर जैसे ऊपर चलते जा रहा है तो ये मोटाई कम कम होती जा रही है, और उसकी पूरी डिटेल दी है
कितनी हाइट पे कितनी मोटाई कम हो रही है, फिर कितनी हाइट पे कितनी मोटाई कम हो रही है, बराबर इंच इंच सेंटीमीटर की भी पूरी नाप तोल यानी आचार्यों ने की है, और इतना ज्ञान उनका था। वो सब लिखा है शास्त्रों में। अपने को तो यही भारी पड़ता है इतना सही, तो यहाँ पर इतनी है। और फिर यहाँ से चल के जब मध्य लोक तक पहुंचेंगे, मध्य लोक तक पहुंचेंगे तो वो घटती घटती कितनी हो जाएगी, वो जो मोटाई है, तो वो रह जाएगी 5 योजन, 4 योजन और 3 योजन। मध्य लोक के साइड्स में यहाँ यहाँ स्टार्ट हुई थी 7 योजन, 5 योजन और 4 योजन। फिर घटते घटते मध्य लोक तक पहुंचे तो चौड़ाई भी घटी थी, तो ये वात वालों की मोटाई भी घट गई और कितनी बची है, 5, 4, 3। ठीक है, 5 योजन, 4 योजन, 3 योजन। किसकी कितनी समझ में आ रहा है ना, 5 किसकी बता रहे हैं, पहले वाले की, धनोदधी की। ठीक है, तो नीचे थी, अगर याद करने के लिए ऐसे इजी रहता है, नीचे या नीचे कितनी है, 7, 5, 4, फिर बीच में आए तो कितनी रह गई, 5, 4, 3। फिर वापस लोक की चौड़ाई बढ़ रही है, आकार ऐसा है ना लोक का, तो वो लोक की चौड़ाई बढ़ रही है, तो फिर ये वात वालों की मोटाई भी फिर बढ़ती जाती है। और वहीं जहां पर वो लोक की चौड़ाई 5 राजू है, वहां पर इन वात वालों की मोटाई कितनी हो जाएगी, फिर से 7, 5, 4, 7 योजन। योजन में है ये, राजू में नहीं। 7 योजन, 5 योजन और 4 योजन। ठीक है, और फिर वापस जैसे लोक की चौड़ाई कम हो रही है ऊर्ध्वलोक पर जाने के लिए, तो ये वात वालों की भी चौड़ाई यानी मोटाई कम हो रही है। और लोक के अंत में साइड्स में देखो, ये लोक का, एक बार इधर देख लीजिए, लोक का अंत यहाँ पर है ना, तो लोक के अंत में साइड्स में जो वात वालों की मोटाई है वो कितनी रह जाएगी, 5, 4, 3। ठीक है, 5 योजन, 4 योजन, 3 योजन, ये है साइड्स की बात। यहाँ पर ऊपर है, यहाँ की अलग होगी, जैसे यहाँ की अलग थी बॉटम की, वैसे टॉप की वात वालों की मोटाई वो अलग होगी। ये अभी जो अपन बता रहे हैं 7, 5, 4 या 5, 4, 3, ये साइड्स की बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो बॉटम में कितनी है, 20-20 हजार योजन। फिर साइड्स में, सातवें नरक के साइड में 7 योजन, 5 योजन, 4 योजन। फिर घटती हुई मध्य लोक के पर पहुंचे तो वहां पर 5, 4, 3 योजन। फिर बढ़ती हुई वही जहाँ 5 राजू की चौड़ाई हो रही है ब्रह्म स्वर्ग तक पहुंचे तो 7 योजन, 5 योजन और 4 योजन। फिर वापस घटती हुई लोक के अग्रभाग में या लोक के अंत में, दोनों पार्श्व भाग बोलते हैं साइड्स में, 5 योजन, 4 योजन और 3 योजन। बस 2 ही संख्या याद करनी है आपको, उसी में उसको ऊपर नीचे करना है। इतनी ये वात किसकी मोटाई की चर्चा चल रही है, ये वात वलयों की मोटाई, जो घेरा है उस घेरे की मोटाई। ठीक है, और अब यहाँ टॉप पर वात वलयों की मोटाई कितनी है, लिख लीजिए, ये भी बाद में आगे काम आएगी। फिर लोक के शिखर पर कितनी है, घनोदधी वात वलय है 2 कोस। अब ये कोस और भी पतला कम है, मतलब योजन से कोस छोटा है। 2 कोस, 1 कोस और 1575 धनुष। दो कोस, 1 कोस और 1575, 1575, 1575 धनुष। थोड़ा सा ये भी काफी लोगों ने तो पढ़ी है अलौकिक गणित, कि ये योजन क्या होता है, कोस क्या होता है, धनुष क्या होता है। थोड़ा सा इसका भी ज्ञान अपने को होना चाहिए। धनुष कितना होता है, तो धनुष से ही बता देती हूँ आपको। 4 हाथ का एक धनुष होता है। 4 हाथ किसे कहते हैं, कि ये कोहनी से लेके मुट्ठी बंद करो तो ये होता है 1 हाथ, दिख रहा है, कोहनी से लेके यहाँ तक ये कहलाता है 1 हाथ। तो ऐसे 4 हाथ का एक धनुष। ठीक है, और कितने धनुष का कोस होता है, इसको याद है, भूल भाल गए सब। 4 हाथ का एक धनुष, और कोस कितने धनुष का होता है,
बोलिए अलका जी पांडे। 2000 धनुष। बहुत बढ़िया। 2000 धनुष का एक कोस होता है। 2000 धनुष का एक कोस, ये इसलिए कि ये थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने को ख्याल में आ जाए कि वो कोस में बताइए धनुष में बताइए तो क्या चक्कर है, इसलिए 4 हाथ का एक धनुष और 2000 धनुष का एक कोस और 4 कोस का एक योजन, ये है व्यवहार योजन। 4 कोस का एक योजन ये व्यवहार योजन है। और वैसे 2000 कोस का एक योजन ये प्रमाण योजन। और यहाँ जो अकृत्रिम रचनाएं हम पढ़ रहे हैं इसमें यही वाला बड़ा वाला प्रमाण वाला लगेगा, 2000 कोस का एक योजन। यहाँ जो योजन वगैरह अपन देख रहे हैं, अकृत्रिम रचनाओं में बड़ी वाली नाप चलती है, प्रमाण योजन चलता है, ठीक है। और जो मनुष्यों के तिरंचों के शरीर की ऊंचाई वगैरह जो साइज वगैरह बताएंगे उसमें छोटा वाला 4 कोस वाला योजन लगता है। तो ये थोड़ी सी नाप अपने को ख्याल में रहे, इसलिए फिर से बता देती हूँ एक बार। 4 कोस का एक धनुष, 2000 धनुष का एक कोस, 2000 पहले 4 कोस का एक योजन ये व्यवहार योजन या छोटा योजन, और 2000 कोस का एक योजन ये प्रमाण योजन या बड़ा योजन। और असंख्यात प्रमाण योजनों का क्या होता है, एक राजू। राजू भी शब्द आया ना अपना। असंख्यात प्रमाण योजनों का एक राजू। इतनी में शायद अपना काम हो जाएगा, बाकी आगे और है, उसके पहले भी और थे। यहाँ तो अवसन्ना सन्न सन्नासन वहां से चालू किया था, लेकिन अभी इतने में काम हो जाएगा। तो यहाँ अब यहाँ जो बताया ना 2 कोस 1 कोस और 1575 धनुष, तो मतलब है कि पहले वाले से काफी छोटा है। पहला योजनों में था, योजन बड़ा है। अब इतना सा कंपैरिजन आप कर लेना कि योजन बड़ा है कि कोस बड़ा है कि धनुष बड़ा है, इतना समझ में आ जाएगा। तो 2 कोस का मतलब धनुष में कहें तो कितने धनुष है घनोदधी वात वाले लोक के अंत में, 4000 धनुष। अगर उसको धनुष में कन्वर्ट करेंगे तो लोक के टॉप पर घनोदधी वात वाले 4000 धनुष, घन वात वाले 2000 धनुष 1 कोस का है, और तनुवात वाले 1575 धनुष। अब तीनों धनुष में एक ही फॉर्म में आ गए तीनों, ठीक है। बोलिए भाई साहब। ये वात वालियों की जो मोटाई का डिफरेंस है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं वात वाले। जहाँ पे ज्यादा उनके वजन है वहां पे उनकी चौड़ाई ज्यादा है, जहां जहां उनको मतलब जो है स्पेस कम को करना है तो वहां पे उनकी चौड़ाई कम है। बढ़िया, क्या ये बहुत। तर्क सही है? हाँ ठीक है, कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि वो सब अकृत्रिम है ना, तो वो बराबर नेचुरल है हर चीज। तो जैसी जैसी जहाँ जरूरत है उस हिसाब से उनकी मोटाई भी उसी हिसाब से वहां पर है। बढ़िया। कल हमने चर्चा की थी त्रसनाड़ी की, कि लोक के एकदम सेंटर में मतलब, क्योंकि लोक का हम चित्र देखते हैं तो हमको वो ऐसा फ्रंट वाला ही चित्र ज्यादातर दिखता है। लेकिन ये लोक है वो 3 डायमेंशन में है। लोक में लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों है। तो लोक के एकदम बीचों बीच इस तरह से ये त्रस नाड़ी यहाँ पर बीच में स्थित है। यानी लोक इस तरह से एक अच्छा बढ़िया डब्बा जैसा देखे ना, अपने घर में तो मिल जाएंगे, कोई कार्टून हो, भले ही अब ये इस तरह के आकार का नहीं हो, चौकोर भी हो, तो ऐसा कोई डब्बा है लोक जैसा, ऐसा। और उसमें बीच में हम कोई रॉड लगा दें, रख दें, तो उस तरह से ये बीच में रॉड की जैसे ये त्रस नाली होती है। और ये त्रस नाली चौकोर है। चौकोर मतलब एक राजू लंबी और एक राजू मोटी, ऐसी। और इसकी जो ऊंचाई है, लंबाई है, वो कितनी है, वो है कुछ कम 13 राजू। तो लोक तो है 14 राजू ऊंचा, और त्रस नाड़ी है वो कुछ कम 13 राजू,
ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण है? लोक 14 राजू ऊंचा है तो त्रस नाड़ी भी पूरी 14 राजू ऊंची होनी चाहिए ना। फिर ये कुछ कम 13 राजू क्यों है? क्या कारण है इसका? बोलिए रजनी जी। सबके हाथ खड़े हैं, मैं तो देख रही हूँ कि नीचे नरक के नीचे एक राजू कलकल धरती है, इसलिए मतलब कि 14 में से एक राजू वो कम हो गई, और ऊपर वातवलय जो है उसके कारण मतलब कि 13 राजू से वो कम हो गई है। और सितसिला वहां पर भी तशनाली नहीं है, मतलब इसलिए। अच्छा, कलकल भूमि है तो उससे क्या हाँ, फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? उसको क्यों नहीं लिया था स्थानीय में? कलकल भूमि के ऊपर से स्टार्ट हुआ है तशनाली, नहीं तो उसमें है क्या ऐसा कि उसको माइनस कर दिया? क्योंकि वहां खाली निगोदिया और जीव है, स्थावर हाँ, नहीं। तो ये है ना लॉजिक। हाँ लॉजिक हाँ तो ये है कि हाँ, वहां कोई भी त्रसजीव नहीं पाए जाते। पाए जाते हैं वहां नीचे निगोदिया का जो एक राजू, लोक के 7वें नरक के नीचे का जो एक राजू का हिस्सा है, वहां पर त्रसजीव नहीं पाए नहीं जाते। पाए जाते। इसी तरह से ऊपर कहाँ से त्रसजीव नहीं पाए जाते हैं? सिद्ध ऊर्ध्वलोक लोक में। से, सिद्ध लोक से। सिद्धलोक से? सिद्धलोक के बाद तो कुछ है ही नहीं, लोक ही खत्म है। वातवलय है, वहां पर भी वो 14 राजू से तो कम होगा ना, वो भी 13 राजू नहीं से। नहीं, ये कारण नहीं है। बोलिए सुमन जी, बोलिए। अधोलोक में ऊर्ध्वलोक में सबसे ऊपर जो विमान है, सर्वार्थ सिद्धि विमान, उसके ऊपर त्रसजीव नहीं पाए जाते, तो वो जो बढ़िया। एरिया है वो कुछ कम हो गया 13 हम्म। राजू। अकेले बात वाले नहीं, सर्वार्थ सिद्धि विमान के बाद से ही बस वहीं तक जो देव हैं वो त्रस हैं, उसके बाद से कोई त्रस जीव नहीं पाए जाते हैं। तो वो एरिया, उसमें वो हिसाब पूरा दिया है। अभी अपन ने क्या रचना नहीं पढ़ी ना, तो वो इसमें थोड़ा गणित आएगी। इतना एरिया है इसका, इतना एरिया है इतना, तो थोड़ा बोरिंग सा लगेगा। अपन बाद में कर लेंगे उसको, जब अपन पढ़ लेंगे तो वो हिसाब बाद में कर लेंगे कि कितना कम हुआ है। फिर बुरा नहीं लगेगा, बोरिंग भी नहीं लगेगा, तब कर लेंगे। तो ये कुछ उसमें से वो एरिया कम किया गया है, तो कुछ एक राजू नीचे कम हुआ और थोड़ा एरिया ऊपर कम हुआ, वो कुछ कम 13 राजू ये त्रसनाली कहलाती है। घनफल कितना आएगा? त्रसनाली का घनफल कितना होगा? कैसे निकालेंगे? त्रसनाली का घनफल कैसे निकाला जाएगा, कितना होगा? बोलिए रजनी जी, हरियाणा। कुछ कम 13 है घन राजू। कुछ कम 13 घन राजू कैसे निकाला? 13, कुछ कम 13 योजन, तो वो हो गई उसकी ऊंचाई। योजन? योजन नहीं है। नहीं, राजू। कुछ कम हाँ। 13 राजू तो ऊंचाई हो गई, हम्म। और एक राजू चौड़ाई हो गई, और एक राजू मोटाई हो गई। बढ़िया। घनफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई। तो लंबाई हो गई कुछ कम 13 राजू, चौड़ाई एक राजू, मोटाई भी एक राजू। तो 13 राजू को एक राजू से गुणा करो, तो वो एक राजू तो कुछ गुणा करने में कोई काम देगा नहीं। तो कुछ कम 13 घन राजू आंसर में, लेकिन क्या आएगा? घन राजू। पहले वो सिंगल सिंगल राजू थे। कुछ कम 13 घन राजू ये त्रस नाड़ी का एरिया है। अब इसमें से एक बहुत अच्छी अध्यात्म की बात हमको यहाँ देखनी है कि जो लोक के दो प्रकार के विभाजन किए, एक स्थावर लोक और एक त्रस लोक। ये देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये त्रस नाड़ी है, इसमें त्रसजीव रहते हैं। बाकी इतना पूरा एरिया ये और इतना पूरा ये तो केवल और केवल स्थावर जीवों के लिए है, बाहर का। और उसके अलावा भी अंदर त्रसनाली में भी स्थावर जीव पाए जाते हैं। लेकिन जो त्रस जीव हैं वो केवल इतने ही एरिया में पाए जा सकते हैं। इसमें भी पूरे में हर जगह ही भरे हों ऐसा भी नहीं है। तो ये त्रस नाली में त्रस जीव इतने एरिया में पाए जा सकते हैं। अभी वो भी मैं पूछूंगी, कल जो 3 बताए थे अपवाद, लेकिन अभी मैं कुछ और बता रही हूँ। अभी आप यहाँ देखिए कि
छह डाला में जो कहा, छह डाला पढ़ी आप लोगों ने, किसने नहीं पढ़ी? 1 2 3 4 5 6, अरे 7 8, अरे छह डाला तो अपना ऐसा लगता है कि छह डाला तो पढ़ के ही आए होंगे सब। कोई बात नहीं, सुन लीजिए, अभी कभी उसको भी पढ़ने का अवसर मिले तो पढ़िएगा। छह डाला में क्या कहा शुरू में ही? दुर्लभ लहिजो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। यानी त्रस पर्याय, त्रस होना कितना मुश्किल बता रहे हैं, दुर्लभ बता रहे हैं कि जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न, चिंतामणि रत्न जानते हैं किस तरह का रत्न होता है कि अपने कमरे में पड़ा हो तो हम जो विचार करें वो चीज हाजिर। इतने गजब की जादुई चीज है कि कुछ मांगना भी नहीं पड़ता है, बस मन में विचार आया कि मुझे ये हो और वो हाजिर, फिर मन में विचार आया ये हो और वो हाजिर। तो ऐसा वो रत्न वो कहीं मिलता है? कहीं ज्वेलर्स की शॉप्स पे मिलता है? वो ज्वेलर्स ने नहीं देखा होगा आज तक, अभी तो नाम भी नहीं सुना होगा। इतना दुर्लभ है, इतना रेयर है। तो जैसे वो चिंतामणि रत्न मिलना दुर्लभ है, ऐसे ही एक इंद्रिय स्थावर से दो इंद्रिय लट हो जाना, त्रस बन जाना, वो इतना इतना महान, समझ लो जैसे किसी को चिंतामणि रत्न मिल जाए या तो 100 200 रुपए की लॉटरी लॉटरी मतलब कुछ इनाम विनाम निकल जाए तो फूले नहीं समाते हैं। और वो चिंतामणि रत्न मिलना किसको बता रहे हैं? त्रस पर्याय, इतना बढ़िया काम, मतलब इतना खुशी का काम। तो वो त्रस पर्याय इतनी दुर्लभ क्यों है? वो त्रस पर्याय प्राप्त होना, त्रस समझ में आता है ना? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय हो जाना, ये कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है कि जैसा चिंतामणि रत्न मिल जाए। तो उदाहरण दिया, त्रस होना द्रव्य से दुर्लभ है, क्षेत्र से दुर्लभ है, काल से दुर्लभ है, भाव से दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता की चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। लेकिन ये त्रस पर्याय भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कितनी दुर्लभ है। ये लोक की रचना पढ़ के खाली हमको जोड़ तोड़ नाप ताप 7 5 4 और 5 4 3 ये इतना नामात्र नहीं करना है। ये लोक की रचना पढ़ के भी इसमें से अपने स्वरूप का भान, भेद विज्ञान, अपने पर्याय की दुर्लभता ये ख्याल में आती है। और इसी के लिए लिखा है, आचार्य ने यूं ही थोड़ा ना लिखे हैं कि बस नाप तोल हमको अपना ज्ञान दिखाना था तो लिख दो। इससे जीव भेद विज्ञान किस प्रकार से सिद्ध करे, तो ये चित्र देखते ही समझ में आता है कि त्रस पर्याय कितनी दुर्लभ है। स्थावर जीवों को रहने के लिए कितना एरिया मिला है? स्थावर जीवों को रहने के लिए कितना एरिया मिला है? बोलिए, आपका नाम लिखिए, नाम बोलिए, मैं तो भूल गई नाम क्या था। उषा। उषा जी, हाँ। कितना एक एरिया मिला है स्थावर जीवों को रहने के लिए? पूरे लोक में ही पूरा लोक। मुझे संख्या में एरिया बताइए, संख्या में अपन ने निकाली है संख्या। वही 13 राजू घनफल। नहीं, संख्या वाला जवाब गलत है। बोलिए अनीता जी, कितना एरिया है स्थावर जीवों को रहने? संख्या नहीं पता, लेकिन तीनों लोक में स्थावर जीवन। अभी संख्या पता लगेगी ना तो आपको लगेगा ये तो मुझे पता था, क्यों नहीं बोला मैंने। बोलिए अंकल। 343 घन राजू। 343, 343 घन राजू। पूरे लोक का एरिया इतना है ना, निकाला था कि नहीं अपन ने पूरे लोक का एरिया। और आप बोल रहे हो कि स्थावर जीव कहाँ रहते हैं? पूरे लोक में रहते हैं, तो पूरा लोक इतना ही तो है। 343 घन राजू। स्थावर जीवों को रहने के लिए कितनी जगह मिली है? 343 घन राजू पूरे लोक में। और ऐसे नहीं कहीं है कहीं नहीं है, ठसाठस ठूस ठूस के भरे हैं, पूरी जगह मिली है। और त्रस जीवों को रहने के लिए कितनी जगह मिली है? त्रस जीवों को रहने के लिए बोलिए अलका जी, अभी निकालिए अपन ने, त्रस जीव कहाँ रहते हैं, कितनी जगह मिली है? ये एक रसनारी एक राजू छोड़िए, एक राजू मोटी है और इसकी लंबाई कुछ कम 13 राजू है, तो उस एरिया के अंदर में 13 जीव पाए हाँ, जाते हैं। तो 13 तो घन कुल राजू, मिला के 13 घन राजू, 13 13 घन राजू। घन राजू ये एरिया। त्रस जीवों को कितना एरिया मिला है? 343 के सामने कितना मिला है? 13।
343 घन राजू, कितनी पार्शियलिटी है स्थावर जीवों को, पूरा लोक 343 घन राजू, और त्रस को रहने के लिए 13 घन राजू, और वो भी ऐसे नहीं ठसाठस सब जगह भरे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा अपन देखें 13 घन राजू एरिया। तो ये क्षेत्र से दुर्लभता समझ में आ रही है। अपनी हम त्रस है कि स्थावर, हम त्रस है कि स्थावर, हम त्रस हैं, पंचेंद्रिय ना, सैनी पंचेंद्रिय त्रस हैं, तो हमें जो ये, हमें तो त्रसों में भी एकदम टॉप की स्थिति प्राप्त हुई है। 2 इंद्रिय भी त्रस है, 3 इंद्रिय भी त्रस है, 4 इंद्रिय भी त्रस है, सैनी पंचेंद्रिय भी त्रस है, और संघी पंचेंद्रिय, तो उसमें सबसे टॉप वाले हुए हैं संघी पंचेंद्रिय। उसमें भी तिर्यंच नहीं हुए, नारकी नहीं हुए, देव नहीं हुए, मनुष्य हुए हैं। अरे देव होना अच्छा था कि मनुष्य होना अच्छा है? देव होते तो अच्छे होते कि कुछ नहीं देवों में, देव विषयासक्त रहते हैं, कुछ नहीं धरा है देवों में। मनुष्य पर्याय में जो सुविधा है और जो हमको जो हमारे भाव हो सकते हैं, देवों को नहीं हो सकते हैं। देवों को विषय भोगों के भाव ज्यादा चलते हैं, सम्यक दृष्टि हो जाए तो भी चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं होता है, और यहाँ हम मनुष्य हैं तो 5वां गुण स्थान स्त्रियों को हो सकता है, अभी वर्तमान में पुरुषों को 7वां गुण स्थान हो सकता है, और चौथा काल हुए तो पूरे 14 गुण स्थान हो गए, सिद्ध दशा हो सकती है मनुष्य दशा में। तो हम मनुष्य हुए हैं, हम मनुष्य होके भी लूले लंगड़े भिखारी गरीब दीन दुखी ऐसे नहीं हुए, कहीं उधर चर्च में जाना पड़े कि मस्जिद में जाना पड़े, ऐसी जगह नहीं हुए। कहाँ हुए हैं? जैन कुल में, अच्छे पूरा शरीर निरोग है, अच्छी आयु मिली है, अच्छा घर परिवार संपन्नता सब है। तो ये तो अपनी अपनी मनुष्य पर्याय की दुर्लभता है। लेकिन अभी तो यहाँ त्रस की बात चल रही है कि क्षेत्र से त्रस पर्याय कितनी दुर्लभ है, त्रसों को रहने का एरिया कितना कम है। अब इससे क्या कि पार्शियलिटी है? पार्शियलिटी नहीं है। एक एक दुनिया में एक नियम कहो कि जो चीज जितनी कम होती है, अच्छा क्या महंगे हो जाते हैं, सब्जियां महंगी होती है ना, कभी कभी एक बार वो चला था हिसाब, कभी टमाटर महंगे हो जाते हैं, कभी प्याज बहुत महंगे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं महंगे? कि जो चीज जितनी कम होती है उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाती है। ये नियम है ना, जो चीज जितनी कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ जाती है, वो उतनी महंगी हो जाती है। तो ये त्रस जीव, त्रस पर्याय इतनी दुर्लभ है, इतनी कम है, इसलिए उसको चिंता, अब समझ में आ रहा है चिंतामणि के बराबर क्यों उसको रखा, त्रस पर्याय को चिंतामणि जैसी वैल्यू क्यों दी, क्योंकि त्रस पर्याय इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ। द्रव्य से दुर्लभ, द्रव्य से मतलब संख्या से, संख्या में त्रस जीव और स्थावर जीव, किसकी संख्या ज्यादा है? स्थावर जीवों की संख्या कितनी है? स्थावर जीव होते हैं अनंत, स्थावर जीव होते हैं अनंत। तो ऐसा जिसको भाव भाषण होगा, संख्यामान जिन्होंने पढ़े हैं तो ख्याल में आएगा, त्रस जीव है अनंतानंत, और स्थावर जीव कितने हैं? सॉरी उल्टा हो गया, स्थावर जीव होते हैं अनंतानंत, और त्रस जीव कितने होते हैं? त्रस जीव होते हैं केवल असंख्यात। असंख्यात बड़ा होता है कि अनंत बड़ा होता है? अनंत बड़ा होता है। ठीक है, कुछ लोग नए हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा क्या छोटा है क्या बड़ा है, नए शब्द हैं, इतना समझ लीजिए। असंख्यात छोटी संख्या है, अनंत बहुत बड़ी संख्या है। स्थावर जीव है अनंत और त्रस जीव है असंख्यात। ऐसे नहीं समझ में आया? देखिए एक उदाहरण, थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन, रचना भी पढ़ेंगे लेकिन ये भी चर्चा करते हैं। एक तरफ ढेर लगाओ स्थावर जीवों का, ठीक है, और एक तरफ ढेर लगाओ त्रस जीवों का। दुर्लभता की चर्चा चल रही है कि कितने दुर्लभ है त्रस। ढेर लगा दिया दोनों का, दुनिया के जितने भी त्रस जीव हैं एक एक ढेर, और जितने भी स्थावर जीव हैं एक ढेर। अब ऐसे भर के, मुट्ठी भर के निकालो स्थावर जीव, ठीक है, एक साइड रखो, और एक उठाओ त्रस जीव उसके लेवल में, ऐसा दो दो वो कर लो,
समझ लो तराजू में पार, और इतने सारे मुट्ठी भर के अनंत जीव उठाओ स्थावर, और जब अनंत स्थावर उठा रहे हो तो एक उठाओ त्रस, ठीक है। फिर अनंत उठाओ स्थावर और फिर एक उठाओ त्रस, त्रस में अभी 2 इंद्रिय से चालू कर लो, फिर एक दूसरा 2 इंद्रिय, फिर अनंत स्थावर उठाया, तीसरा 2 इंद्रिय, ऐसे अनंत बार अनंत स्थावर उठाए, असंख्यात बार, सॉरी असंख्यात बार अनंत स्थावर उठाए तो 2 इंद्रिय खत्म। फिर हमने स्थावर उठाए, फिर 3 इंद्रियों को उठाना चालू किया और उठाते गए, 3 इंद्रिय खत्म। और इधर क्या हो रहा है, स्थावर वाला ढेर, स्थावर वाला ढेर ऊंचा का ऊंचा ही पड़ा है, ऐसा लग रहा है कमी नहीं हो रहा, ऐसा। ये संख्या का आपको भाव भाषण के लिए बता रही हूँ। फिर 3 इंद्रिय खत्म हो गए, फिर वही कर रहे हैं, अनंत स्थावर ले रहे हैं, फिर एक 4 इंद्रिय को लिया, फिर अनंत स्थावर लिए, एक 4 इंद्रिय को लिया, ऐसे करके 4 इंद्रिय भी पूरे हो गए। और इधर वो जो स्थावर वाला ढेर है वो खड़ा ही है, कमी नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। फिर अनंत स्थावर उठाए और एक लिया पंचेंद्रिय, फिर अनंत स्थावर उठाए दूसरा पंचेंद्रिय, ऐसे करके सारे असंगी संगी पंचेंद्रिय भी खत्म। ये तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, किशन चंद जी पंडित जी थे अलवर वाले, वो तो चलाते जाते थे लंबा उसको, भाव भाषण हो जाए थोड़ा सा। तो सारे त्रस जीव खत्म हो जाएंगे और इधर स्थावर का ढेर में ऐसा लगेगा कि बूंद भी कम नहीं हुई, वो ढेर बना का बना है, इतने स्थावर जीव, एक इंद्रिय जीव इतने हैं, एक इंद्रिय जीव इतने हैं, और त्रस जीव उनके आगे कुछ नहीं है। वो उसके लिए शब्द बोलते थे टिलटिली भी ना है, टिलटिली मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा। तो ये द्रव्य से त्रस जीवों की त्रस पर्याय की दुर्लभता, द्रव्य से मतलब संख्या, द्रव्य कितने हैं संख्या में। क्षेत्र से देखा अपन ने, त्रसों स्थावरों का क्षेत्र है 343 घन राजू, त्रस जीवों का क्षेत्र है केवल 13 घन राजू। काल से दुर्लभता, काल मतलब त्रस पर्याय में कोई जीव रहे तो मैक्सिमम कितना रह सकता है। कोई जीव त्रस ही त्रस बनता रहे तो मैक्सिमम कितना रह सकता है। त्रस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल, बोलिए अनिता आंटी। साधिक 2000 सागर, साधिक 2000 सागर, 2000 सागर में कुछ अधिक, वो त्रस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल है। अब सागर क्या होता है अभी तो लिख लीजिए, वो भी असंख्यात वर्ष है, साधिक 2000 सागर, बस इतना ही है। और स्थावर में रहने का कितना काल है, स्थावर में कोई जीव रहे तो उत्कृष्ट काल कितना है स्थावरों में रहने का। कौन बताएगा, प्रीति याद है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन। बहुत बढ़िया, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। स्थावरी स्थावर में कोई जीव रहे तो उसमें रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात पुद्गल परावर्तन। अब ये क्या है, ये भी नया शब्द है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन मतलब कितना काल हो गया, मतलब है अनंत काल, ठीक है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन मतलब अनंत काल। और साधिक 2000 सागर वो है असंख्यात वर्ष, 2000 सागर में वो असंख्यात ही है, मतलब वो बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। और ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन का काल इतना है कि उसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। एक पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा है कि उसके अनंत हिस्से करो, एक पुद्गल परावर्तन का जितना टाइम है उसके अनंत हिस्से करो तो उसके एक हिस्से में भी अनंत सागर बीत जाए, इतना टाइम है। और यहाँ तो 2000 सागर, और यहाँ तो एक हिस्से में ही अनंत सागर हो रहे हैं, और असंख्यात पुद्गल परावर्तन का काल है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, कि ऐसे ही माथा घूम रहा है कि पता नहीं क्या क्या शब्द चल रहे हैं। ये दुर्लभता की चर्चा चल रही है कि कितनी, मतलब हमको हमको जैसे आजकल के बच्चों को वैल्यू नहीं आती है ना, जन्म लेते से ही सारी सुख सुविधाएं सब मिलती है तो उनको वेस्टेज की और कोई वैल्यू ही नहीं आती है कि क्या है, मिलता है खूब। ऐसे हमको जन्म से ही अच्छा चांदी चांदी दिख रही ना बढ़िया,
तो हमको वैल्यू नहीं आ रही कि हमको क्या मिल गया है, और हम यूं ही उसको गंवा रहे हैं विषय भोगों में। विषय भोगों के लिए जीवन नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, कदापि नहीं मिला। ये जो हमको मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल, जैन कुल और जिन धर्म और देवशास गुरु जिनवाणी ये जो मिली है हमको, ये हमको इसीलिए मिली है कि हम इस भाव में भव का अभाव कर लें, और फिर भी हमको वैल्यू नहीं आ रही है, तो फिर क्या होगा? यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंतरे दुख का घन छाएगा। अभी त्रस हुए हैं, इस त्रस पर्याय की वैल्यू नहीं की तो फिर क्या होगा? स्थावर में चले गए, और स्थावरों में रहने का काल कितना कह रहे हैं? अनंत काल, संख्यात पुद्गल परावर्तन तक घूमते रहो वहीं। स्थावर का मतलब समझ में आता है? पहाड़ हो गए, पेड़ पौधा हो गए, नदी तालाब में जल का एक हो गए, और वायु का एक हो गए, ये वात वाले में जाके ये स्थिति है, इसको बोलते हैं स्थावर। बोलिए कविता जी। ये एक पुद्गल परावर्तन काल की क्या बोला था आपने, एक बार बता दीजिए वापस से। एक पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा है कि उसके अनंतवे भाग में अनंत सागर बीत जाए। बोलिए चित्रा। ये आपने 2000 सागर में प्लस में रहने के उसके पहले क्या वर्ड बोला, समझ नहीं आया। तो उससे पहले साधिक मैंने क्या? वर्ड बोला था, साधिक। साधिक। साधिक साधिक, हाँ। अधिक होता है ना, अधिक, अधिक में से प्लस करके साधिक, साधिक मतलब थोड़ा सा ज्यादा। जैसे अभी हाँ। अपन कुछ कम 13 राजू कर रहे हैं तो वो कुछ कम कर रहे हैं, वहां कुछ प्लस कर रहे हैं तो साधिक, थोड़ा सा ज्यादा, ऐसा। तो ये द्रव्य से हुई त्रस पर्याय की दुर्लभता, क्षेत्र से हुई, काल से हुई, भाव से त्रस की पर्याय की दुर्लभता। भाव से त्रस पर्याय की दुर्लभता का क्या मतलब है? कि जिन भावों से, जिन परिणामों से त्रस बना जाता है, त्रस, त्रस नाम कर्म का बंधन होता है, जीव त्रस पर्याय प्राप्त करे, ऐसे भाव होना मुश्किल है, दुर्लभ है। और जिन भावों से स्थावर दशा की प्राप्ति हो, स्थावर का बंध हो, वो भाव सहज है, वो सरलता से हो जाते हैं। कैसे पता? कैसे पता ये भाव कठिन है, ये भाव सरल है? हमको आप कैसे कह सकते हो? कि दिख रहा है ना साफ साफ, जो ज्यादा हुए हैं, जहाँ भीड़ है, इसका मतलब क्या है? उन्होंने वो भाव ज्यादा किए होंगे ना। इससे समझ में आ रहा है ना कि ये भाव तो आराम से होते हैं, तो इसलिए भीड़ कहाँ पर है? अभी बताई थी ना कितनी भीड़ है इस सावरों में, कि त्रस सारे खत्म हो जाए तो भी उनका ऐसा लगे कि एक दाना ही कम नहीं हुआ, ऐसा। तो जहाँ भीड़ ज्यादा अधिक है, इसका मतलब ऐसे परिणाम जीव ज्यादा करता है, वहां जीवों की संख्या ज्यादा है, तो वो परिणाम जीव ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा वहां जा रहे हैं। और त्रसों में जीवों की संख्या कम है, इसलिए त्रस होने योग्य भाव होना वो दुर्लभ है, वो परिणाम कम होते हैं। तो भाव से भी त्रस पर्याय दुर्लभ है। इस प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से यहाँ त्रस पर्याय की दुर्लभता देखने में आती है। समझ तो रहे हैं हम, देख तो रहे हैं लोक की रचना, लेकिन लोक की रचना भी हमको हमारी स्थिति, हमारी जो पर्याय है, ये कितनी दुर्लभता से मिली है, हमको अपना आत्म कल्याण करने के लिए प्रेरित कर रही है। ये स्थावर लोक और त्रस लोक का, त्रस नाड़ी का विभाजन, ये हमको हमारा आत्म कल्याण करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कि आगे नहीं भी पढ़े ना, इतना पढ़ा और अब भेद विज्ञान करके जी शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव कर लिया, तो बहुत है। पढ़ना सार्थक है। करना क्या है? पढ़ के, सारा पढ़ के करना क्या है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, ये करना है। तो जितना पढ़ना, जहां तक पढ़ा, उसमें ये काम पहले देखना है, और फिर आगे, आगे तो अपने आप ही फिर उसमें उपयोग लगेगा ही बाद में तो। लेकिन ये काम पहले करना, जो काम जरूरी है वो पहले करना। ठीक है, बोलिए भाई साहब। बोल रहे हैं आप भाई साहब? ये कह रहे साधिक 2000 सागर की भी भाव भाषा करा दीजिए जरा।
इसमें मनुष्य पर्याय की दुर्लभता समझ में आ जाएगी। हाँ, उसमें भी जो साधिक 2000 सागर हैं, उसमें भी 2000 सागर तो स्वर्ग नगर में ही बट जाते हैं, और जो साधिक है ना, कुछ प्लस है, उसमें मनुष्य और तिर्यंचों के भाव हैं, और उसमें भी तिर्यंचों के भाव ज्यादा हैं, मनुष्यों के भाव बहुत कम है। तो मनुष्य पर्याय भी साथ में है। अभी त्रस पर्याय की दुर्लभता, ऐसे ही मनुष्य पर्याय की भी दुर्लभता की चर्चा, अभी तो अपना समय भी हो गया और प्रकरण भी नहीं है उसका। जब अपन मध्य लोक की चर्चा करेंगे, ढाई दीप की, तब हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मनुष्य पर्याय की दुर्लभता की चर्चा करेंगे। जब ढाई दीप की चर्चा मनुष्य लोक की करेंगे, तब वहां पे वो दुर्लभता की चर्चा भी करेंगे, इसी तरह से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। बोलिए शकुंतला जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, वो काल का क्या बताया आपने? द्रव्य क्षेत्र का तो हो गया, काल का? काल से बताया ना कि त्रस पर्याय में रहने का काल तो केवल अच्छा, कुछ अधिक 2000 सागर। साधिक हाँ हाँ समझ में नहीं आ हाँ रहा हाँ तो कुछ अधिक लिख लीजिए, हाँ, कुछ अधिक वो 2000 लिखना सागर। समझ में नहीं आया। हाँ, हाँ ठीक। और एकेंद्रीय स्थावरों में रहने का काल है असंख्यात उद्गल परावर्तन। तो इस प्रकार से ये लोक का सामान्य स्वरूप की चर्चा लगभग अपनी जितनी यथायोग्य अपने को पढ़नी है, चर्चा तो बहुत है विस्तार, पर वो अब गणित का प्रकरण ज्यादा है, तो अपने को अपने समझने योग्य सामान्य लोक के सामान्य स्वरूप की चर्चा अपनी हो गई है। और अब कल से अपने सूत्र से अपन प्रारंभ करेंगे, अधोलोक का वर्णन प्रारंभ करेंगे। तो ये जो लोक का विभाजन है, और ये लोक का सारा हमने देखा, तो वास्तव में लोक क्या है? ऊर्ध्व लोक है कि मध्य लोक है कि अधोलोक है कि स्थावर लोक है कि त्रस लोक है कि क्या है? कि वास्तव में लोक क्या है? छह द्रव्यों का समूह है कि ये रचनाएं हैं? ये असली लोक तो है चैतन्य लोक। तिलोय पन्नति का नाम मैंने आपको बताया था कि जो इस संबंध में सबसे प्राचीन ग्रंथ है तिलोय पन्नति, यति वृषभाचार्य द्वारा रचित। उन्होंने उस ग्रंथ में 3 लोक का ये सारा वर्णन किया, और वो वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं कि वास्तव में निश्चय से लोक क्या है? निश्चय से तो अपना चैतन्य लोक, अपना जो चैतन्य लोक है वही वास्तव में लोक है, जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। क्योंकि ये लोक की सारी रचनाएं कहाँ दिखाई देती हैं? अभी अपने कहा कि केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में, वो ज्ञान, और वो केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में दिखाई देती है, वैसा ही ज्ञान मुझ में भी, वैसा ही स्वभाव मुझ में भी है। अभी अपने चर्चा आई कि सर्वज्ञत्व शक्ति, ये सब कुछ जाने, ये लोक अलोक, ये सब मेरे ज्ञान में झलके, ऐसी शक्ति मुझ में है। तो वास्तव में मेरा ज्ञान ही वो लोक है। सर्वगत असर्वगत नय, और वो सारे नय भी इसमें समझ लेना चाहिए। इस तरह से अपने चैतन्य लोक को समझें, और त्रस पर्याय की, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझते हुए और इस भाव को सार्थक करें। एक एक क्षण वो अत्यंत कीमती है, क्योंकि वैसे ही आजकल तो क्षणभंगुरता दिखाई देती है, किसी का पता नहीं अगले पल का। हम कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापा आ ही नहीं रहा है, कब कर लेंगे? और बुढ़ापे में हालत कितनी खराब है, जवानी में ही हालत खराब है, घुटने दर्द करते हैं, कमर दर्द करती है, तो क्या होगा? इसलिए ये उत्तम कार्य है, अपने स्वरूप को जानना पहचानना, वो सर्व से पहले सर्वप्रथम वो काम हमें करना चाहिए। बोलिए आशा। ये थोड़े से भाव वाले से भी भाव वालों की भाषा थोड़ी थोड़ी सी मोटी बता दो। समझ नहीं आया, क्या पूछ रहे हैं आप? स्थावर पर्याय वाले भाव कौन से ज्यादा, मिथ्यात्व वाला भाव और त्रस पर्याय वाला भाव कौन सा? इन भावों की भी थोड़ी सी करा दो। ऐसा क्या भाव इनमें ऐसा है कि जो त्रस पर्याय और स्थावर पर्याय का कुछ है? ऐसा है लाइन ऐसी कोई नहीं? सामान्य सा बताती हूँ, समय अपना हो गया है। थोड़ा सा एक आध पॉइंट बताती हूँ, बाकी फिर विशेष होगा तो कुछ कल करेंगे। देखो, जैसे स्थावरों में मुख्य रूप से वनस्पति का ही अपने को दिखता है, वनस्पति। तो इसको वैसे ही समझना, हार्ड एंड फास्ट नहीं, वो तो जो परिणाम। नहीं, ये बता रही हूँ कि ये किस भावों से प्राप्त होते हैं, क्यों है ऐसा भाव? वही बता रही हूँ कि पहली तो कि पहला कारण तो है अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, मिथ्यात्व। सबसे प्रमुख कारण, बेसिक कारण तो है मिथ्यात्व। ये जीव वहां स्थावरों में जाके कैसा हो रहा है? जड़ जैसा,
वायु को अपन अभी पौधगलिक ले रहे हैं ना, उसको जीव मानने को तैयार नहीं है। ये तो पेड़ पौधों में जीव सिद्ध कर दिया, नहीं तो पानी को, हवा को, पहाड़ को कौन जीव मानता है? तो अपने स्वरूप को नहीं मानना, खुद को जड़ मानना, तो जड़ जैसा हो जाना, तो पहला कारण तो है मिथ्या। ये तो हुआ। अब थोड़े विशेष कारण में देखें, तो जैसे वनस्पति में कौन जाएगा? मैं इसलिए वो कह रही हूँ कि स्थूल रूप से समझना कि वो उसके साथ और भी कारण साथ में लगते हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरे पे उंगली उठाएं किसी को देख देख के, वो नहीं काम करना है। अपने को अपने परिणामों को संभालना है। यहाँ मैं कोई कारण बता रही हूँ तो इधर उधर नजर जाए कि ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये वैसा बन जाएगा। दूसरे की बात नहीं है, हम नहीं बन जाए। अपने को तो अपने को बचाना है। तो मैचिंग से रहने का जो परिणाम है, मैचिंग से रहने का परिणाम, हर चीज ऊपर से नीचे तक मैचिंग। और खुद की तो होती है आजकल तो, हस्बैंड की, बच्चों की। और फिर आजकल क्या चल रहा है, शादी पार्टी हो तो सारे जो आए जो ही मैचिंग में ड्रेस कोड दे देंगे, ये वाली थीम है, ये है। तो ये जो परिणाम है मैचिंग से रहने का, जो परिणाम है, तो क्या होगा कि वनस्पतियों में चल जाओगे, वहां सब मैचिंग से हरे 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 सारे एक से मैचिंग में दिखते हैं, सब हरे हरे बढ़िया। तो देखो, अब आप सोचो, अब ये लंबा चल जाएगा है, कल लेंगे इसको। है बातें बहुत है उसमें। अब फिर जब बताऊं तो फिर ढंग से ही बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा बताऊं, ऐसा है। कल याद दिला देना आप मुझे, क्योंकि वो चल का एक का भी, अग्नि का एक का भी, सभी का है इसमें थोड़ा थोड़ा। कर लेते हैं, अभी समय अपना हो गया, फिर ओवर टाइम हो जाएगा ज्यादा। कर लेते हैं, फिर कल आगे अपन सूत्र चालू करेंगे। और आप लोग जिन लोग मतलब एक सूत्र तो मैंने बुलवाया ही था ना, सोचा था सूत्र लास्ट में बुलवाऊंगी, लेकिन अभी समय अपना हो गया है बहुत। तो कल सूत्र भी आगे बुलवा देंगे, तो आप लोग याद भी करते रहिएगा। बोलिए। हाँ, तिलोत्पन्नति के आचार्य का नाम बता रहे थे ना भैया? यति वृषभ, यति वृषभ आचार्य। बोलिए जी। मैम जो ये जिनवाणी है ना, उसकी स्केल बहुत ऊंची है, हम लोग तो बोल ही नहीं पाते, गला ही नहीं चलता है, अच्छा, मतलब बोल ही नहीं पाते, बहुत ऊंची स्केल में है ये। चलो तो या तो वो दांत चेंज करके देखते हैं, थोड़ा बड़ा भी हो रहा है वो, पर मुझे उसके भाव अच्छे लग रहे थे कि नहीं है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है, लेकिन वो इतनी ऊंची स्केल में ना कि बोला ही नहीं जाता है। आप डेवलप करोगे कुछ और अपन, आप बोल लो आज, तो जैसे बोला जाए आप बोल लीजिए आज। और किसी को कोई प्रश्न है क्या? मुझे हाथ दिख नहीं रहे हैं, मतलब किसी को कोई प्रश्न और नहीं है ना? आप ही बोल लीजिए, जैसे आपसे बोला जा रहा है, बोल के देखिए, तो अपन वो सेट कर लेंगे उसमें। पता नहीं मेरे से कैसे बोला जाएगा। बोलिए बोलिए, कोई बात। मैं करती हूँ शेयर। बोलिए रेणु जी। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ काम ना हो, निरपेक्ष रह कर करे साधना नित्य, कभी ग्लानि भय या अनुत्साह ना हो, बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूड होवे, अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे, चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, हाँ, चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे
सहज प्रेम में हो, दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।